और जी स्वागत है आईएएस पीसीएस इंडियन पॉलिटी चैनल में, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, न्यूज़, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट एंड मैनी मोर। आईएएस पीसीएस नेट जीआरएफ परीक्षा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है। बड़े ही आसान भाषा में इंडियन पॉलिटी को समझाया गया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटी को समझिए। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में डीपीएसपी। डीपीएसपी ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसे डीपीएसपी। और आप सोच रहे होंगे इंडियन पॉलिटी तो हर कोई पढ़ाता है, इस ये क्या खास पढ़ा रहा है। तो मैं बस सेम चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे ही सब पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से समझाऊंगा आपको, वो अगर आपको 2 मिनट बाद भी अच्छा लगे समझाने की या 5 मिनट बाद, तो आप कंटिन्यू करना, वरना इस वीडियो को छोड़ देना और डिसलाइक कर देना। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है शायद मैं समझा सकता हूँ जैसे कि ऑफलाइन में समझाता हूँ। तो आप वेट करना, चलिए शुरू करते हैं। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो पहला ही हमारा प्रश्न बन जाता है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 में है। ठीक है, ये प्रश्न पहला बन गया भाग 4। और दूसरा प्रश्न बन गया कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 36 से 51। तो ये 2 प्रश्न बन गए आपके यहीं से। पहले भाग 4, देखो यहीं से प्रश्न आता है और कहीं से नहीं आता। आप सोचोगे कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, अंदर से आएगा, तो मेरा विश्वास करना, एक्सपीरियंस है 10 साल का, पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ा भी है। ठीक है, यूपीएससी हमेशा है ना, या तो नीचे से क्वेश्चन देगी या ऊपर से दे देती है, समझे। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखना आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4। अब संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। दूसरा प्रश्न क्या आ गया, 1937 में निर्मित। अब यहाँ पर जो डेट दी है वो आयरलैंड के संविधान की दी है, यानी 1937 में निर्मित था, 1937 में निर्मित था आयरलैंड का संविधान, तो वहाँ से लिया है ये प्रावधान। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो विचार था वो स्पेन के संविधान से लिया था हमारे भारत में, तो ऐसा नहीं है, हमारे में लिया था आयरलैंड के संविधान से। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन के संविधान से। तो पूछा जा सकता है कि दोनों ही में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक देशक तत्व हैं, या फिर तीनों भी बोल सकता है। भारत के साथ साथ आयरलैंड भी बोल देगा और स्पेन भी बोल देगा, तो आपको तीनों नाम याद रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया था। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया था, विशेषता वाला। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्व को मतलब संविधान के कौन से भाग को विशेषता वाला बताया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी वाले भाग को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व, जो मूल अधिकार है हमारे, ये हमने करा नहीं है, ये अभी आगे करेंगे। निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। ठीक है, यानी दोनों ही आत्मा दोनों ही दर्शन है। लिखा है मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। अब यहाँ पर देखना, दो तरह से प्रश्न पूछे कहीं मैंने, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है प्रिम्बल वाली, उसमें क्वेश्चन आंसर में पूछा गया था, मैंने समझाया, उसमें प्रश्न पूछा गया कि उसकी आत्मा कौन है, संविधान की आत्मा कौन है। तो अगर वैसे अगर आत्मा बोला जाता है तो आपका प्रेम्बल आएगा, प्रस्तावना। लेकिन अगर नाम पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बोला आत्मा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको मूल अधिकारों को और निर्देशक तत्वों को आत्मा बोला है, समझे। आत्मा और दर्शन दोनों बोले थे, तो आत्मा किसे बोला है, इन दोनों को बोला है। दोनों चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग ऐसे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, दोनों को, निर्देशक तत्व और अधिकारों को, संविधान की मूल आत्मा। अब यहाँ पर मूल आत्मा शब्द पे ध्यान देना, समझे। तो शब्दों पे ध्यान दो हमेशा, बस जो भी करना शब्दों पे ध्यान दो। मूल आत्मा, आत्मा और दर्शन, किसने बोला है, भीमराव अंबेडकर ने बोला है, इस तरह के शब्दों पे ध्यान देना है। अब निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी जो राज्य जो नीतियां बनाएगा और कानून बनाएगा, पॉलिसीज और जो लॉस वगैरह जो बनाएगा, उसको बनाते समय राज्य किन बातों का ध्यान में रखेगा, यही सारे निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी राज्य को ना कुछ निर्देश दिए गए हैं और निर्देश के अनुसार ही काम करना होता है।
ठीक है, जैसे कि आप वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब ने भी ना कुछ निर्देश जारी कर रखे हैं कि आपकी वीडियो कैसे होनी चाहिए। अगर उन निर्देशों का आप उल्लंघन करते हो तो वो वीडियो हटा दी जाती है। तो इस तरह से जैसे यूट्यूब में कुछ निर्देश हैं, ऐसे ही हमारे संविधान में भी निर्देश दिए गए हैं राज्य के निर्देशक तत्वों के तहत। अब ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्या है, सिफारिशें हैं। क्यों? और इनका जो कानूनी प्रावधान वैसा नहीं है कि इनको लागू किया ही जा सके, मैंडेटरी नहीं है ये सिर्फ सिफारिशें हैं। और अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। ठीक है, राज्य में का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों में दिया गया है, वही अर्थ है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व बोले गए हैं, तो राज्य में जो जो लोग आते हैं, सरकार हो गई, सरकार से संबंधित कोई लोग हो गए, कोई भी प्राधिकरण हो गए, कोई भी हो गया, सरकारी अफसर वगैरह जो भी आ गया, वो सभी सरकार राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और उन्हीं सभी को ये निर्देशक तत्व पता होने चाहिए, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। दूसरा, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। अब पहले तो हमने जो आयरलैंड से लिया था वो वाला चीज़ आपको याद रखनी है, और स्पेन वाला। दूसरा, यह हमारा जो किसके समान है, कौन से अनुदेशों के समान है, भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। ये सेम वही लाइन है, बस डिफाइन कर दिया ऐसे। जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता है वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। समझे, वो इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम रख दिया। भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपना दूसरा अलग नाम रख दिया, है वही चीज़ सारी की सारी। अब इनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। यानी सारे जितने भी लोकतांत्रिक राज्य है ना, उसमें आर्थिक ले लो, सामाजिक ले लो, राजनीतिक ले लो, सभी विषय ले लो, सभी में निर्देशक तत्व कुछ ना कुछ निर्देश देते ही हैं। यानी जिसको मानना हर सरकार के लिए जरूरी है। अगर वो आर्थिक व्यवस्था में कुछ काम कर रही है तो निर्देशक तत्वों को मानना पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था में कुछ काम कर रही है तो इन निर्देशक तत्वों को मानना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था में कुछ काम कर रही है तो भी मानना पड़ेगा। यानी तीनों विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जो इनका उद्देश्य है वो क्या है? इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, जैसे कि प्रस्तावना में बताया है, वैसा ही इनका भी काम है। अब इनका उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य का। अब ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में कि इनका जो मेन उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, और पुलिस राज्य वैसा होता है जिसमें मिलिट्री रूल होता है, बस पुलिस की काम हामी चलती है, जो पुलिस ने बोला वही होगा, उसी तरीके का। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार जो होती है वो लोगों के हित में काम करती है और इनके लिए पॉलिसीज बनाती है। और जो पुलिस राज्य होता है वो उपनिवेश काल में था, जैसे कि अंग्रेजों का काल था, वैसा ही। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। अब यह ध्यान देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अभी जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे तो उसका उद्देश्य होता है आपका राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण करना, और जो डीपीएसपी है उसका जो मूल उद्देश्य है वो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना। ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, यही प्रश्न भी पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। समझे, और जो मैं कहता हूँ ना पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक क्वेश्चन इतनी बार कैसे पूछ लिया, वो स्टेटमेंट में पूछा जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र इसका मूल उद्देश्य है और गैर न्यायोचित है। ये एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तब ऐसे पूछे गए हैं। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में। अगर आप पीसीएस दे रहे हो तो उसमें बस एक ही दे दिया जाएगा और वो बता दिया जाएगा सही है या गलत है, बस। तो निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित प्रकृति आपकी प्रस्तावना थे उसकी भी थी, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर उसका हनन होगा, अगर कोई सरकार इनको नहीं मान रही है
तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये उन्होंने नहीं किया, इसके तहत नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकता। अतः सरकार केंद्र राज्य और स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो गैर न्यायोचित का मतलब ये होता है बाध्य नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 37 में बोला गया है कि ये तो इनका कर्तव्य होगा और ये मूलभूत है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, न्यायोचित नहीं है, बस ये है कि उनका कर्तव्य है कि आप उन्हें लागू करें। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। संवैधानिक मान्यता का विवरण का मतलब होता है कि अगर न्यायालय को कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, जिन्हें बाहर से नहीं समझाया जा सकता, तो संविधान के अंदर आते हैं और संविधान के अंदर जिस चैप्टर में वो देखते हैं वो होता है भाग 4, मूल नैतिक निर्देश नीति निर्देशक तत्व। उन नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई कानून बनाया गया है और वो इनसे मेल खा रहा है, तो उसकी वो व्याख्या करते हैं उस तरीके से ही कि ये सही है। और अगर वो नहीं मेल खाता तो वो उसे इस कानून को हटा भी सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। तो यही बात बोली गई है कि संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। अब उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रसंगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। समझे? यहाँ पर देखो बहुत डीपली बात कही गई है। मैं फिर से बताता हूँ, ये वही है जो मैंने आपको अभी बता दिया था कि न्यायालय ना इसकी संवैधानिकता का विचार करता है, कुछ भी किसी भी विधि का, तो इनको आधार मानता है। किसको? कर्तव्य को, मूलभूत कर्तव्य को आधार मानता है। वगैरह यदि न्यायालय यह पाए कि प्रसंगत विधि, जो प्रसंगत विधि है, जो कोई कानून बनाया है, जो जिसका मुद्दा उठा हुआ है, वो निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है। समझे? वो प्रभावी करना चाहती है, निष्प्रभावी नहीं कर रही, प्रभावी कर रही है, अप्रभावी। तो न्यायालय जो है वो ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 और 19, ये दोनों ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 14 और 19, ये दो आर्टिकल बहुत कंफ्यूज करते हैं, बार बार आते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में बार बार आते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद 14 और 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। वो बता सकते हैं कि भाई ये इन्हीं को लागू कर रहे हैं, इसलिए जो ये कानून है, वो जो ये विधि है वो सही है, वो संवैधानिक के उल्लंघन नहीं करती। अब है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण किए गए हैं। अब पीसीएस में ये वर्गीकरण बहुत पूछा जाता है, समाजवादी वर्गीकरण, उदारवादी, गांधीवादी। उनको देखते हैं। संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, और ये ध्यान देना, संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, पहली लाइन यही। अब पहली चीज एक ध्यान से सुन लो कि संविधान में क्या चीज़ दी गई है, क्या नहीं दी गई है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए अगर आप जब भी पढ़ रहे हो और आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे लिखा है जैसे संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो इसे रट लो या कहीं लिख लो, क्योंकि प्रश्न जब आएगा और उसमें स्टेटमेंट होगा कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण संविधान में किया गया है, समझे, तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगी किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसका ध्यान रखना। पहले ही बता दिया है। तो इनका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। यानी वर्गीकरण नहीं किया गया है, समझे। वर्गीकरण जैसे इन्होंने बांट दिया है कि समाजवादी हो गए, कुछ गांधीवादी हो गए, ये तो पढ़ाने समझने के लिए बांट दिया गया है, वो तो सारा मिक्स दे रखा है वर्गीकरण में। अब पहला पढ़ेंगे समाजवादी। तो ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। समाजवाद जो हमने प्रिम्बल में देखा था, ये वही समाजवाद है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, समाजवाद में मैंने समझा दिया था वो अच्छे से। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य, ठीक है। दो एक और राज्य होता है, साम्यवादी समाजवादी राज्य भी होता है। हमारा कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है, जिसका लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। क्या है इसका लक्ष्य? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि अब ये किसको मार्ग प्रशस्त करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की। अब इनका कुछ देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। पहला है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते हैं, तो ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, यह अनुच्छेद 38 में दिया गया है। जो भी बोला गया है इसे रट लेना। ये इससे है ना, पता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ।
ज़रूरी नहीं है ये पूरा ही पूछा जाएगा। वो है ना, इनमें से कुछ चीज़ें बदल देते हैं, जैसे कि ये वाला दे दिया, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की समानता को समाप्त करना, ये जो इसका उद्देश्य है, तो ये सही हो जाएगा। या फिर वो ये दे देंगे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। तो इसमें से दोनों भी कुछ दे सकते हैं। अगर आपको इसमें से याद करना है तो एक बार तो इसका ये इस न्याय से याद कर सकते हो, पहला वाला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल रहा है। दूसरा जो अवसर की असमानता है उसको समाप्त करना है, अवसर की असमानता। और दूसरा है इसमें सुरक्षित करना। क्या क्या सुरक्षित करना है, देखो, क, ख, ग, घ, ड़, च। ये 1 2 3 4 5 6 छः चीज़ें ये सुरक्षित करते हैं। ठीक है, क्या है, पहली, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी जीविका के साधन जो उसको प्राप्त, उसको ही सुरक्षित करने का सबसे पहला सुनिश्चित करना है। और इस राज्य सरकार, जो भी राज्य है, जो भी सरकार है, उसका ये उद्देश्य है कि वो सुनिश्चित करे, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करे। दूसरा, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण। सामूहिक हित के लिए क्या करना जाए, जो समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण करना। जो भौतिक संसाधन है उनको एक समान बांटना, ये नहीं कि एक को किसी को ज़्यादा दे दिया जाए या एक को कम दे दिया जाए। जो जाति पाति जैसा होता है उसको मिटा देना, एक तरीके से यही है। तीसरा है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ये करना है कि भाई धन और उत्पादन के साधन जो होते हैं, एक तो पैसा हो गया, उत्पादन के साधन हो गया, भूमि हो गया, या कोई एक खेत वगैरह हो गया। उत्पादन के साधन में कोई मार्केट हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आते हैं उत्पादन के साधन, उनको इस संकेंद्रण रोकना है, एक के हाथ में बढ़ने से रोकना है। फिर पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। तो कर्मकारों को क्या करना है, स्वास्थ्य और शक्ति देना, और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण प्रदान करना। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना। ये सभी जितने भी हैं वो हैं आपके 39 में। 38 हमने देख लिया, अभी ये हमारा है 39। अभी थोड़ा पकाऊ लग रहा होगा, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो इन सभी को देख लेना, क, ख, ग, घ, ड़ और च। बालकों के लिए हो गया, धन और उत्पादन का साधन हो गया, समान वेतन, समान कार्य, स्वास्थ्य हो गया, और सभी नागरिक जीविका प्राप्त करने के साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का संवितरण, ये सारे इसमें आ गए। फिर है समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब होता है फ्री में उनको, है ना, जितने भी कानून से संबंधित होगा, जैसे कोई किसी को केस कर दिया किसी ने और उन्हें केस लड़ना है, तो उनको ना निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। ये किस में आता है, अनुच्छेद 39 का में आता है, निशुल्क विधिक सहायता। ये इसी के लिए बना था, नालसा। आपने देखा होगा, नालसा के बारे में सुना होगा। अब काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्षरता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। तो पहले काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का ये अधिकार है, इसको संरक्षित करना। अभी आर्टिकल 41 में दे रखा है। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अधिकार है तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है ये। ठीक है, ये है काम पाने का, शिक्षा पाने का। वैसे शिक्षा पाने का तो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है आपको, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ये वो बताएगी कि वो सुनिश्चित करेगा राज्य सरकार। तो वो है ना, शिक्षा का जो अधिकार है वो तीनों में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है, और मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है, और मूल अधिकारों में भी दिया गया है। और लोक सहायता पाने का अधिकारी सारा ही इनको संरक्षित करना है। फिर है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अब काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, यानी ये जैसे कोई जॉब करने जाता है तो वहाँ पर जो काम होता है, जैसे 8 घंटे काम करना होता है आपको, तो ये न्यायसंगत वर्क है। और ये नहीं है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आप उन्हें पैसा नहीं दोगे। अगर 9 घंटे भी वो करता है या 8 घंटे से जो भी एक्स्ट्रा काम करेगा, उसको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी। तो वो ये न्यायसंगत और मानवोचित दशा। मानवोचित दशा में हो गया कि भाई अगर आप किसी बंद कमरे में काम कर रहे हो तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, बंद कमरा नहीं होना चाहिए, और अच्छी सारी सुख सुविधाएं भी होनी चाहिए, वहाँ पे पानी होना चाहिए, वो सारी मानवोचित जैसा घर में होता है। और दूसरा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का मतलब है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट हो गया है तो उसकी वैसी सहायता वहाँ पर मिलनी चाहिए औरतों को। ये सारा दिया है आपको अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट है सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। यह आर्टिकल 43 में है। क्या है, जितने भी कामगार हैं,
जब जो भी लोग काम करते हैं उनकी निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, उनको निर्वाह मजदूरी सही से मिले, जो सरकार ने बता रखी है कम से कम इतनी मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी कम से कम 20,000 रुपये जो अब महीने में एक को मिलने चाहिए, ये डिसाइड कर दिया गया है। और शिष्ट जीवन स्तर, जो जीवन स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलने चाहिए उनको। यानी ये नहीं है कि वो भाई सामाजिक में कुछ भी नहीं कर पा रही है, एक तरीके से असमानता को कम करने वाला प्रावधान है इसमें। अब फिर है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। जो प्रबंध में, मैनेजमेंट में उद्योगों, आपने देखा होगा कि वो जो बड़े कोट पैंट पहनते हैं वो मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उन्हीं को आगे रखा जाता है। और जो कर्मकार होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको है ना उद्योगों के प्रबंधन में कोई भी हाथ नहीं बटाया जाता। तो ये गलत बात होती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए राज्य प्रावधान कर सकता है। ये 43 काम में दे रखा है कि उद्योगों जो प्रबंध है उनमें कामगारों का भी भाग लेने के लिए कदम उठाना होगा। यानी कामगारों को भी पता, उनको अपनी आवाज़ उठाना है, उनको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि प्रबंध को वो नहीं चीज़ पता होती जो निचले लेवल पर हो रही है। इसी, अगर आपने किसी ने पबैट पढ़ा होगा तो वो अच्छे से जानता होगा। फिर अब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ये पूरा आपका हेल्थ से रिलेटेड दे दिया है, पूरा पोषाहार जो उस गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, मिड डे मील स्कीम, और जो भी और अनाज वितरण करती है सरकार। तो ये सारी चीज़ें यहीं से ही शुरू होती हैं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा गांधीवादी सिद्धांत। इसमें सारे गांधी से रिलेटेड हैं। अब ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं, क्या क्या अपेक्षा करते हैं? पहला, ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि सरकार ने कर लिया है। तो गांधी जी क्या करते थे? ग्राम पंचायतों को बोलते थे कि यही है, यही मंदिर है, सभी यहीं पे ही होना चाहिए। तो इसलिए इनका प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में कर दिया गया। इनका गठन और आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, और ये कर दिया गया है आर्टिकल 40। फिर है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत और सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग होते हैं छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये गांधीवादी लक्षण है। पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा कुटीर उद्योग। गांव से रिलेटेड जो सारे हैं ना वो यहीं पर आएंगे। अब है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो ये सहकारी समितियां ध्यान रखना, ये भी गांव स्तर पे बहुत ज़्यादा गठित की जाती हैं। तो जो तुम गांव पर है ना, जैसे पहला आ गया ग्राम पंचायत, याद हो गया, दूसरा कुटीर उद्योग, तीसरा हो गया सहकारी समितियां। अब चौथे नंबर पर अनुसूचित जाति और जनजाति, जो SC और ST वर्ग हैं, उनको और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण को से सुरक्षा, यह आर्टिकल 46 में दिया गया है। ये पूरा आप जो मौलिक अधिकार में दिया गया है सेम वैसा ही है कि आपको अनुसूचित जाति, SC और ST जो है उन वर्गों को सुविधाएं देना, और जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो OBC वर्ग होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट होंगे, जो कमज़ोर वर्ग होंगे, हमारे मेंस में भी ये आ रखा है, टॉपिक है पूरा का पूरा। तो उनके क्या करना, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना। तो ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे उनको उनको शिक्षा मिले, और ऐसी नीतियाँ बने जिनको उनका आर्थिक सहायता भी मिल सके, इसलिए आरक्षण भी दिया जाता है। और ऐसी सामाजिक अन्याय को दूर करना और शोषण से सुरक्षा करना। आपने देखा होगा अभी भी न्यूज़ में आता है कि जो बड़ी जाति वाले होते हैं, वो जो छोटी जाति वाले होते हैं, उन्हें घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता। जब वो शादी पे जाते हैं घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता, उन्हें उतार दिया जाता है और उनका मुंह काला कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे खबरें आ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकना, यही होता है शोषण। इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। अब फिर है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न। क्या बता रहा है? जो ड्रग और मदिरा के औषधीय प्रयोजन है उससे भिन्न करना, उससे प्रतिबंध लगाना। अब यूपीएससी में देखो क्या खेल होता है। यूपीएससी के जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, उसमें दे दिया जाएगा कि स्वास्थ्य, सारी चीज़ दे दिया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स पर प्रतिबंध, ये दे दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देंगे कि औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। अब लोग बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज कि भाई हाँ ये तो सही है, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पर बोला है कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना, ड्रग्स पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा अगर लगा देंगे तो। वो बोल रहा है कि औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है हमें, ना कि पूरे ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाना है। तो अनुच्छेद 47 में दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये छोटी छोटी पॉलिटी में ना बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और कुछ इसमें कुछ नहीं है।
फिर नेक्स्ट है गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। यह आर्टिकल 48 में दिया गया है। अब जो गांव से संबंधित जो प्रावधान है, जैसे गाय हो गया, जो देखो गाय ज़्यादा पालते हैं गाँवों में, तो इससे आप याद रख सकते हो। ये भी कौन सा है, गांधीवादी विचारधारा वाला सिद्धांत है। अब नेक्स्ट है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो लिबरल थियोरी है उसमें। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया जो उदारवादिता के विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं, क्या क्या निर्देश देते हैं। पहला, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता, इस पे मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है और पहले एक बार प्री में भी पूछा गया है, तो इस पर ध्यान रख लेना। तो एक समान सिविल संहिता वो है जो आर्टिकल 44 में दे रखी है। एक सम सिविल संहिता का मतलब है कि जो शादी ब्याह जैसे कि सारी चीज़ें होंगी वो पूरे भारत में एक ही जैसे हो जाएंगे। जैसे डाइवोर्स के जो प्रावधान है वो भी एक ही जैसे हो जाएंगे, और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति को, किस चीज़ के हो। ये नहीं है, बस अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो एक ही लॉ होगा और उसी लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वो है भारत का लॉ, भारत का नियम होगा, ना कि किसी धार्मिक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे आपने देखा भी होगा 3 तलाक वाला प्रावधान था, तलाक 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 कह करके डाइवोर्स हो जाता था। तो उस प्रावधान को ख़त्म करने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो यही होता है समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। फिर दूसरा है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यही होता है, जब तक बच्चे 14 साल के होते हैं, यानी 8वीं क्लास तक वो 14 साल में हो जाते हैं, 14 साल तक के हो जाते हैं, तो 8वीं क्लास तक, एक से जो 8वीं क्लास तक के बच्चों को है ना निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है। इसीलिए बच्चों को इस क्लास में फेल भी नहीं किया जाता। तो और सरकार है ना ये 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा देती है। तो ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 45 में और ये अभी भी चल रहा है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। ये जो कृषि और पशुपालन होता है, सरकार इस पर भी काम कर रही है। आप देखोगे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आती है ना, वो इन्हीं के इर्द गिर्द होती हैं, और जितने भी आप करंट में पढ़ते हो ना वो सार इन्हीं के इर्द गिर्द होता है। और वो इन्हीं के इर्द गिर्द है तो वो न्यूज़ में आएगा, जो इनके इर्द गिर्द नहीं है वो नहीं आएगा। तो आप इस तरह से करंट को भी आप है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसमें पशुपालन के लिए क्या करना है, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, यानी कृषि और पशुपालन को करना। अब ये न्यूज़ में भी था, गाय को बचाने के लिए एक लॉ पास किया गया है, दुधारू गाय को बचाने के लिए। फिर है पर्यावरण का संरक्षण, फिर पर्यावरण का संरक्षण आ गया और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यह आर्टिकल में दिया गया है 48 में। फिर है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना, हमारी हमारी हिस्ट्री को बचाना, जो हमारे बिल्कुल महत्व के जो ऐतिहासिक स्थल वगैरह हैं। आपने देखा होगा, अब सरकार इन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, सभी को सुधारा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है। वो इसी के तहत हो रहा है, इसी प्रावधान के तहत कर रही है सरकार। और वैसे इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो टूरिज़्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहे हैं। फिर राज्य की लोक सेवाओं में लोक सेवाएं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आप देखो, ये पिछले साल पूछा गया था, शायद पिछले साल या फिर 2022 में पूछा गया था। ये पूछा गया था लोक सेवाओं में फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये हमेशा से आता है। ये किस में दिया गया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है ये प्रावधान। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अब ये जो आप दोनों लास्ट के देखें ना, 6 और 7, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से है ना बहुत बार प्रश्न बनते हैं और इन्हीं में बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से प्रावधान है भाई, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है ना, ऐसा लगता है कि ये या तो कोई दूसरे प्रावधान है, इसमें तो है ही नहीं नीति निर्देशक तत्वों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि है, इसको कौन अभिवृद्धि करता है और कौन इसको बढ़ावा देता है, तो वो भी है ना आपका नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान दिया गया है इसका। तो इस वजह से ध्यान रखना। अब है कुछ नए नीति निर्देशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत है ना निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इससे भी प्रश्न आ रखा है, शायद 2022 में या फिर 21 में आया था ऐसे प्रश्न। और ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे और उसमें 4 तत्व और जोड़े गए। कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। तो मैंने ये पहले से याद किया था कि बच्चों का स्वास्थ्य विकास पहला ये हो गया, 39। फिर सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, 39A, जो ये हो गया मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता।
ये दूसरा हो गया। पहला बच्चों के स्वास्थ्य हो गया, और ज़्यादा छोटा करना तो स्वास्थ्य ले लो, स्वास्थ्य, फिर कानून, स्वास्थ्य कानून। तीसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43(1) जो हमने देख ही लिया है। तो दूसरा था श्रमिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये तीन ऐसे इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। पहला हो गया स्वास्थ्य, दूसरा हो गया फ्री कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, फिर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये तीन आपको ऐसे याद करने हैं। चौथे पे देखते हैं। चौथा है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए। तो ये इससे मैंने किया था पर्यावरण वाला। ठीक है, अगर पर्यावरण का आ जाए तो ये चौथा हो जाएगा जो नया जोड़ा गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन से इस तरह से आपको ना कीवर्ड याद रखने हैं, और इसे से आप चारों याद रख पाओगे। फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और निर्देशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। और यह आर्टिकल अनुच्छेद 38 में है। तो ध्यान देना, 44वां संशोधन अधिनियम, वो तो 42 में देख लिया हमने, 42 में 4 जोड़े हैं। उसके बाद पांचवा कौन सा जोड़ा है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा है। पांचवा क्या बोलता है कि एक आय और प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना। ये वही है जो हमने पढ़ा था, अवसरों की असमानता को समाप्त करना। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया तथा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया। मैंने बताया था ना, ये मूल अधिकार भी है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अब संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की तक आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, फिर बाद में पेपर में आ जाएगा। 86वां पता नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में लेकर के आऊँगा इसके बाद, तब आप देखना उसमें पूछा गया है कितनी बार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर सहकारी समितियों से संबंधित एक नया सत्तानवा सत्तानवेवा सत्तानवेवां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया? 57वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कौन सा प्रावधान किया गया? सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ये पूरा आपका सहकारी समितियों से संबंधित है, जो हमने देख लिया था। तो यहाँ पर जो नए जोड़े गए थे वो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से नए जोड़े गए हैं। अब निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति। निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत है उसके पीछे क्या कारण था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये PCS में पूछा जाता है बहुत। अब मैं तो कह रहा हूँ मेंस IAS प्री में भी यही पूछा जाएगा। तो संवैधानिक जो सलाहकार हैं कौन थे? सर BN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया और गैर न्यायोचित वाले को निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में बताया गया। ये हमने देख लिया था, भाग 3 और भाग 4। तो जो न्यायोचित है वो कौन सा? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। यानी न्यायोचित अगर ये बाध्यकारी हैं और अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की तरफ जा सकते हो। लेकिन गैर न्यायोचित वो है जो बाध्यकारी नहीं है सरकार पर, और इसका उल्लंघन होने पर आप जा नहीं सकते न्यायालय के पास। तो भाग 4 में रखा। और ये ध्यान रखना, ये किसके कहने पर किया था? सर BN राव के कहने पर किया था। ये दोनों का प्रावधान, एक न्यायोचित और गैर न्यायोचित का। और किसने इसे मान लिया? प्रारूप समिति ने इसे मान लिया था, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। और न्यायोचित में कौन से आते हैं? मूल अधिकार आते हैं जो भाग 3 में है, और गैर न्यायोचित में कौन से आएंगे? भाग 4 में निर्देशक तत्व आते हैं। यद्यपि निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में बोला गया है कि इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। ये हमने पीछे भी देख लिया है। और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इन तत्व का विधि बनाने में प्रयोग करे। अतः यह इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है। तो यहाँ शब्दों पर ध्यान देना, नैतिक दायित्व, कानूनी दायित्व की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नैतिक दायित्व है। परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये इसका इंपोर्टेंस बता रहे हैं, नहीं कर सकता भाई, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती।
यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। यानी वो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो इसके हिसाब से कानून नहीं बनाओगे, तो आपको अगली बार चुना नहीं जाएगा। अब संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बताया। अब ऐसा क्यों नहीं बताया, इसका रीज़न देख लो। पहला है, देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे उस समय, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला कर दिया था, तो उस समय वित्तीय संसाधन नहीं थे। दूसरा, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, क्योंकि उस समय व्यापक विविधता थी और पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा क्रियान्वयन कैसे हो सकता था, समाज भी पिछड़ा हुआ था। और फिर है, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना था। ये भारी तो था, कितना सारा कैसे करना है एक साथ, तो इसलिए मुक्त रख दिया, भारों से मुक्त रख दिया, ताकि इसे इस बात पर स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान या पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। अब इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, तो और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की, समझे, इसलिए इन्होंने नहीं की थी। ये 3 रीज़न है, यही पेपर में आएगा, तो यही 3 रीज़न आपको याद करने हैं और यही 3 रीज़न लिखने हैं। इसके अलावा कोई चौथा रीज़न नहीं है, ठीक है। अगर आया तो वो गलत होगा। वहाँ एग्जाम में पता है लगता है कि हाँ ये चौथा भी होगा, हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, होगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ 3 पढ़े तो 3 ही होंगे, तो चौथे को गलत करके आ जाना। उन्होंने न्यायालयीय प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। जो न्यायालयीय प्रक्रिया से ज़्यादा किस में प्रकट किया, जागरूक जनता के मतों में विश्वास ज़्यादा प्रकट किया। अब पढ़ेंगे निर्देशक तत्वों की आलोचना। अब ये आलोचना हमें ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आऊँगा, जैसे आप प्रिम्बल के थे, और बाकी भी क्वेश्चन आंसर भी मैं बना रहा हूँ, वो सब भी लेकर के आऊँगा। तो आप जुड़े रहना और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।